सर बीच बोलो बोलो बोलो। एपीजीपी तो हो गया ना सर। क्या आ रहा है? एपीजीपी हो गया है सर। हाँ, हो गया है। वो जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए थे ना लेट, तो उनके लिए थोड़ा बैकलॉग क्लियर करा दे रहा हूँ मैं 2-3 दिन में। आज आखिरी है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर जिसका बैकलॉग हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। तो एक बहुत ही शॉर्ट में हम लोग एपीजीपी पे अ, एक ओवरव्यू टाइप का लेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करें। व्हाट इज एपी, बताओ। एपी क्या होता है बताओ। सर जो दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस। हाँ, और सर कॉमन डिफरेंस। हाँ हाँ, कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपी। एपी, अनुष्का ध्यान से समझना, ठीक है। नया टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा आज। इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक सीरीज। इस वर्ड का मतलब क्या है? सीरीज। ये क्या है? एक सीरीज है। किसकी सीरीज है? नंबर्स की। बहुत सारे नंबर्स हैं, उनकी एक सीरीज है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है। अब अगर हम रैंडम नंबर लिख दें तो उनके बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट एनीथिंग अबाउट रैंडम नंबर्स। कुछ भी मैं रैंडमली लिख दूंगा तो उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बट अगर एक किसी सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ एक रूल फॉलो कर रहे हैं नंबर्स, तो हम उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो दो ऐसी सीरीज है जो हमारे काम की हैं। एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कि उसमें कोई रूल होना चाहिए, कोई पैटर्न होना चाहिए। तभी आप उसको डिकोड कर सकते हो, तभी आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रूल है? पहला टर्म मान लेते हैं ए है। अगले टर्म में कुछ एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। अगले टर्म में फिर एक सेम कॉमन डिफरेंस ऐड होगा। फिर अगले में फिर सेम कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, एंड सो ऑन। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है एपी में, वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी 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 है, एंड सो ऑन। ये होता है एपी। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अब यहां देखना, ये क्या, ये वाला टर्म क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको थोड़ा नीचे करें। इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। दिख रहा है? ये पहला टर्म है एपी का, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अच्छा, सेकंड टर्म में 1D आया, थर्ड टर्म में 2D आया, फोर्थ टर्म में 3D आया। तो nth टर्म की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? a प्लस एन माइनस 1D लिख देंगे कि नहीं? बोलो। nth टर्म अगर हमको कोई पूछ ले, तो चार जब फोर्थ टर्म निकाला तो 3 आया, थर्ड टर्म में 2 आया, सेकंड टर्म में 1 आया। तो nth में n-1 आएगा कि नहीं? एक कम आ रहा है कि नहीं? n में nth n-1 आ जाएगा कि नहीं? nth टर्म क्या हो जाता है उसका? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो। यस ये बात समझ आया? सर। किसको समझ में नहीं आया? बोलो। आ गया सर। आ गया। अब n टर्म्स का सम क्या होता है? इन n टर्म्स को जोड़ दें, उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू n/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस
इसको हम लिख दें a+a+n-1 इंटू डी लिख दें। क्या ये आखिरी टर्म है? बोलो। इसको एल से भी दिखा देते हैं आखिरी टर्म को। तो क्या ये n/2 a+l हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। सर एल को ए एन भी लिखते हैं ना? हाँ, tn भी लिख सकते हैं। अगर n टर्म्स का सम निकालना है तो tn भी लिख सकते हैं, इसको n/2 a+tn, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, n टर्म्स का सम कैसे निकालना है उसके बारे में, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई बोल दे 3, 5, 7, 9, अब क्या सबसे पहले ये एपी है? बताओ। यस सर। कैसे बता? सर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ, इनका कॉमन डिफरेंस 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2। तो कॉमन डिफरेंस हमको डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई बेटा? 2। और चूंकि कॉमन डिफरेंस हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में सेम है, तो दिस इज एन एपी। ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है बेटा, ये टर्म क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म। ये इसकी क्या है? फर्स्ट टर्म, जिसको हमने सिंबल दिया है ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। हमारे इस फॉर्मूले में जो सिंबल ए है वो किसको दिया गया है? फर्स्ट टर्म को। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा टर्म है इसका? ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक। आपसे कोई अगर पूछ ले इस एपी का nth टर्म क्या है, तब क्या बोलोगे? a+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 3 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2। तो 3 - 2 + 2n, तो 1 + 2n इसकी nth टर्म हो गई कि नहीं? बोलो बोलो यस बोलो। हाँ। यस सर। अब आपसे कोई अगर बोले, अब आपसे अगर कोई बोले कि हमको बताओ 11th टर्म क्या होगी, आपसे अगर कोई बोल दे कि हमको बताओ 11th टर्म क्या होगी, तो आप क्या करोगे? पुट करोगे 23। n = 11 इसमें, तो आपको 11th टर्म मिल जाएगी। बोलो भाई। आप कोई भी टर्म बता सकते हो, वैसे भी कोई भी टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हो। किसी ने बोला, मुझसे बोला 90th टर्म बताओ, 90वीं टर्म कौन सी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा n = 90 इसमें। तो आप जब n = 90 पुट करोगे तो t90 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1 + 2 × 90, 181। ठीक है। अब कोई बोले कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है। ठीक है। इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे? S10 निकालोगे, n/2 + 2, सॉरी, कैसे निकालोगे? SN लिखोगे आप, n/2 2a प्लस। अब पहले 10 टर्म का सम निकालना है, तो S10 निकालना है, तो यहां पुट कर दोगे 10/2। 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी? 3 थी। 10 - 1 कॉमन डिफरेंस क्या था? 2। तो आपको क्या मिल गया? 5 × 6 + 80। बोलो भाई बोलो। हाँ बोलो। 180। 120 आया ना?
सर 180 आ रहा है। कैसे? सर ये 2A है। हाँ तो 2a तो लिखा, 2 × 3, a की वैल्यू 3 है बेटा। ठीक है सर। यस सर, ये ए नहीं करा मैंने। हाँ सर ये ए नहीं करा था ना मैंने, इसलिए गलत आया। सही है, 120 आ रहा है। यस सर। बोलो भाई, यस सर। समझ आया कि नहीं आया? हम्म। यस यस सर। सर। श्योर? यस सर। यस सर। बोलो भाई, पक्का पक्का आया समझ में? यस। पक्का। अच्छा, अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन आप करके बता दो। सर ये 10th में भी था। हाँ 10th में आप पढ़ के आ चुके हो बेटा। यस। 5, ठीक है। नंबर 1, इज इट एन एपी? नंबर 2, फाइंड T9 T12। नंबर 3, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स बताओ। अच्छा, अनुष्का का बर्थडे कब आता है बताओ, कितनी तारीख को बर्थडे आता है अनुष्का का? सर 15। हाँ 15। 15। यस सर। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालो, बताओ। करो भाई सॉल्व। एपी में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं ये, एक nth टर्म निकालने का और एक सम निकालने का, बस खत्म। ठीक है। इससे ज्यादा एपी की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक। अगर ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो गए, आपको समझ में आ गए कि दो फॉर्मूले क्या है, ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, तो खेल खत्म हो गया। इससे अधिक एपी में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कहीं किसी सवाल में इससे अधिक कोई मैथमेटिकल टूल की आवश्यकता पड़ी तो मैं वहां समझा दूंगा, अगर पड़ी तो। वैसे अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा कभी मुझे पड़ी हो इसकी इससे ज्यादा जरूरत। पर मान लेते हैं किसी सवाल में कहीं पर कोई जरूरत पड़ गई, तो मैं उस सवाल में वहां आपको समझा दूंगा। अदरवाइज इन दो फॉर्मूले से अधिक आपको एपी के नॉलेज की जरूरत नहीं, इट इज सफिशिएंट। सर आ गए आंसर। देखते हैं भाई, है ना। सबसे पहला पार्ट क्या पहले एपी है, देखते हैं। 5, 12, 19। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस। तो 12 में से 5 माइनस किया तो 7, 19 में से 12 माइनस किया तो 7। तो हमको दिख रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। तो इसका आंसर आ गया यस, हाँ एपी है। ये इसका फर्स्ट टर्म है। ए की वैल्यू हमको मिल गई 5, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7। ये तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकेंड पार्ट, फाइंड ये वाला टर्म। तो nth टर्म लिखो, a प्लस n-1 × d। nth टर्म कैसे लिखोगे, a का वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1 × 7। तो ये कितना आ जाएगा, 7n-2 आ गया क्या, देखो जरा। 61। सही बात है। अब हमको कौन सा निकाला, 9th और 12th टर्म। हमको T9 और T12 निकालना है। एन की जगह यहां क्या पुट करोगे, 9 पुट करोगे, और यहां पर 12 पुट करोगे। सही बात है। तो हम 9th और 12th टर्म भी बता पाएंगे।
सही बात है। अब पूछा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहले 15 टर्म का सम बताओ। सी पार्ट में S15, इसको कैसे लिखोगे? पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15 टर्म का 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू है 5। 15 टर्म का हमने फर्स्ट 15 टर्म का ये निकालना, इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है? 7। तो क्या आ जाएगा? 15/2, ये 10 प्लस 14 इंटू 7। 2 से काटो, ये 5 बार, ये 7 बार। क्या आ गया? 15 इंटू 5 प्लस 49। ये क्या आ गया? 15 इंटू सर 810। 54। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? 810 आ रहा है। 15 6 15 5 75। क्या आ गया? यही आ रहा है क्या? बोलो बोलो। यस सर यही आ रहा पक्का? अच्छा, अब यहां पर क्या है, है। यस सर पक्का। एक चीज और बताना है बस, आखिरी, फिर एपी खत्म, इससे ज्यादा एपी नहीं पढ़ना। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 2 था, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 7 था। तो आप देख रहे हो एपी बढ़ता जा रहा, 5 के बाद 12 आया, फिर 9 आया, फिर और बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर होते जा रहा। यहाँ पे भी देखो बड़ा नंबर होते जा रहा है कि नहीं? 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, बढ़ते जा रहा है एपी। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे जैसे मान लो मैं बोल दूं 10 6 2। अब ये बताओ, सेम सेम चीज आपको करना है, इज इट एन एपी? ठीक। दूसरा पार्ट, फाइंड टी T7 एंड T14, और सी फाइंड S7। करो। तो बहुत ही सिंपल है, चलो हम करके दिखाते हैं। तो एपी क्या है? 10 6 2 एंड सो ऑन। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 माइनस 10 बोलोगे, -4। इनके बीच का डिफरेंस 2 माइनस 6 बोलोगे, -4। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई, 4 नहीं है। ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया? 10। ठीक है, बस यही सिखाने के लिए कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ये सवाल मैंने कराया है। कि मान लो किसी सवाल में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, बाकी सब प्रोसीजर सेम है। तो एपी है, हाँ एपी है। नेक्स्ट T7, आपको क्या निकालना पड़ेगा? TN निकालना पड़ेगा।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है बेटा 10, एन माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है बेटा -4। तो ये कितना आ जाएगा 14 -4 एन आ जाएगा क्या, देख लो जरा। ठीक है, अब आपको T7 निकालना है और T14 निकालना है, पुट करो इसमें। तो 14 -4 इंटू 7, तो 14 -28, तो -14 आ गया। T14 निकालना, तो 14 -4 इंटू 14, तो 14 -56 आ गया, तो 42 आ गया, ये -42 आ गया, देख लो। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ 7 टर्म्स। तो क्या होगा 7/2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 10, n -1 मतलब 7 - 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा -4। क्या आ जाएगा 7/2, 2 इंटू 10 +6 इंटू -4, 2 से ये काटो, क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 -12, 7 इंटू -2। -14। तो सम नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 10 के बाद 6, फिर 2, फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो नेगेटिव में आ गया नंबर्स, तो सम नेगेटिव में आ सकता है। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया, बोलो बोलो। Yes, sir. पक्का, Yes. इससे ज्यादा एपी की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है फिजिक्स में, इतना ही है AP। ठीक है, अगला आता है जीपी। नेक्स्ट इज जीपी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास एक नंबर ए है, एपी में क्या हो रहा था, हर एक नंबर में हम डी ऐड करते जा रहे थे। जीपी में क्या होता है, हम कुछ एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अगला नंबर क्या हो जाएगा ए इंटू आर, उसके बाद क्या हो जाएगा एक और आर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए आर स्क्वायर। फिर अगले नंबर के लिए एक और आर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए आर क्यूब। नेक्स्ट नंबर के लिए एक और आर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ये होता है जीपी। एपी में हम क्या कर रहे थे, ध्यान दो, हम डी ऐड करते जा रहे थे। हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में हम डी एडिशन करते जा रहे थे, प्लस करते जा रहे थे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में एक आर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक, ये क्या है बेटा, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है बेटा सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, एंड ये क्या है फिफ्थ टर्म। क्या आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आर की पावर 0 कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में आर क्यूब। अरे सर हमको पैटर्न दिख गया, जौन सी नंबर की टर्म है उससे एक कम आर है, तो nth टर्म कैसे लिखोगे, ए आर की पावर n-1 लिखोगे कि नहीं बताओ। तो हमको टी आर, सॉरी टी एन, nth टर्म यहां पे मिल गया कि नहीं, ए आर की पावर n-1। बोलो, nth टर्म बता दोगे कि नहीं, जैसे यहां nth टर्म बताया था देखो, सेकेंड टर्म में एक डी था, थर्ड टर्म में 2 डी था, फोर्थ टर्म में 3 डी था, तो nth टर्म में n-1 डी हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ देखो, सेकेंड टर्म में 1 आर, आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में आर का क्यूब है, फिफ्थ टर्म में आर की पावर 4 है, तो nth टर्म में n-1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। nth टर्म में n-1 हो जाएगा कि नहीं आर के ऊपर। पैटर्न देख के हम ये बता रहे हैं, बताओ। अब n टर्म्स का सम,
अगला क्या है, एन टर्म्स का सम। जैसे हमने एपी के एन टर्म्स का सम पढ़ा था, वैसे ही इसके भी एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन। ये एन, एक जीपी के एन टर्म्स का सम होता है। बोलो भाई, बोलो भाई। ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो आप ऐसा लिख सकते हो, और अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, ऊपर नीचे से दोनों से माइनस वन बाहर निकाल लिया, बताओ। बोलो, बोलो। सर ये माइनस में नहीं आ सकता क्या? क्या? माइनस में नहीं आ सकता? जीपी का जीपी के सम का फॉर्मूला, यस सर। बेटा, जीपी के सम का फॉर्मूला माइनस में आ सकता है, बट वो ए के साइन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं आप? अगर पहला टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर देखो आर की वैल्यू वन से बड़ी है तो ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। आर की वैल्यू लेस देन वन है तो भी ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ए का साइन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। यस। ये बात समझे कि नहीं? ये बात समझ गए? यस। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, थ्री, नाइन, 27 एंड सो ऑन। ए, इज इट एपी और जीपी, पहले ये बताना है आपको। दूसरा, फाइंड टी 10 एंड टी 15। सी, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। करो। बहुत ही इजी है ये तो। सर हमको क्या सीरीज दी गई है? सर 3, 9, 27 डैश 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 डैश। ठीक है सर। सर इनके बीच का कॉमन रेशियो क्या आएगा, 9/3। 3/9 नहीं, 9/3 इज इक्वल टू 3। इनके बीच का कॉमन रेशियो क्या आएगा, 27/9 इज इक्वल टू 3। तो सर देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के का कॉमन रेशियो सेम हो गया, तो ये क्या है, इट इज एन जीपी। ठीक है, कॉमन रेशियो हमको क्या मिल गया, 3, और फर्स्ट टर्म ये मिल गया। अब नेक्स्ट, अब आपको बताना है nth टर्म क्या होगा। सर nth टर्म क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, वो है 3। आर, आर की वैल्यू क्या है, 3 की पावर एन माइनस वन।
सही है, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर n-1 है। हमको पता है ए की पावर, सॉरी, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी लिखा होता है, तो एक्स की पावर ए प्लस बी कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस n-1। तो यहाँ पे क्या हमको मिल गया, 3 की पावर n। ये हमको n टर्म मिल गई। अगर n टर्म ये मिल गई तो 10 और 15 निकालना है, सिंपल। n की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 10 पुट कर दोगे, और n की जगह 15 पुट कर दोगे। बोलो, ये समझ में आ रहा है यस। कि नहीं आ रहा है? यस हाँ। सर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हमको एस निकालना, तो एस एन क्या होता है बेटा, ए इंटू आर की पावर n-1 होल अपॉन r-1। आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ए की वैल्यू आप पुट करो 3, आर की वैल्यू 3 की पावर 10-1 होल अपॉन 3-1। तो क्या आ जाएगा, 3 पावर 2 इंटू 3 की पावर 10-1। देख लो भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। अगर आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन, ठीक। अब एक एपी दी है, लेट्स से 4 2 1 डैश 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 डैश। सबसे पहला पार्ट, फाइंड T7 एंड T11 या 10। बी, फाइंड S10 एंड S20। करो भाई। तो करते हैं सॉल्व। क्या दिया है आपके पास जीपी, क्या सीक्वेंस क्या दिया, 3 4 2 1 डैश 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 डैश। अब इनके बीच का सबसे पहले कॉमन रेशो आप निकालोगे, तो क्या आएगा कॉमन रेशो की वैल्यू, 2/4, 4/2 नहीं, 2/4। सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म। इनके बीच का कॉमन रेशो क्या आएगा, 1/2। कॉमन रेशो सेम है, तो कॉमन रेशो हमको 1/2 मिल गया, और ये एक जीपी है। फर्स्ट टर्म ये है, पहला टर्म हमको दिख गया। अब क्या करेंगे,
अब बहुत सिंपल, पहला पार्ट, हम पहले एन टर्म लिख लेंगे, ए आर की पावर एन माइनस वन। ए की वैल्यू क्या है 4, आर की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर एन माइनस वन। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख दोगे, नीचे 2 की पावर एन माइनस वन। अब ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम लिखा हो, तो आप इसको ए की पावर एन माइनस एम लिखते हो कि नहीं, बताओ। लिखते हैं सर। सर 2 की पावर 2 माइनस एन माइनस वन लिख दोगे कि नहीं इसको, 2 की पावर 3 माइनस एन लिख दोगे कि नहीं, बोलो। अब आपको क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म, तो आप इसमें क्या पुट कर दोगे, एन की जगह 7 पुट कर दोगे। तो हमको क्या मिल गया, 2 की पावर -4 या 1/2 की पावर 4। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, ये क्या रहेगा 1/16। आपको 10 निकालना है, तो यहाँ पे एन की जगह आप 10 पुट कर दोगे, 2 की पावर -7, ये 1/2 की पावर 7 आ जाएगा। देख लो। अब हमको क्या निकालना है, S10 निकालना है, ठीक है। तो SN पी पार्ट, वो क्या होता है, ए 1 - r की पावर n होल अपॉन 1 - r। यहाँ r लेस देन 1 होना चाहिए, देखो r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब पहला टर्म क्या है बेटा, पहला टर्म है 4, 1 - r की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर n होल अपॉन 1 - 1/2। 1 - 1/2 होगा, वो 2 पर चला जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कितने सम, S10 निकालना है, तो आप यहाँ पे S10 की वैल्यू निकालोगे, 8 इंटू, ठीक है, ये आपका S10 आ गया। बताओ भाई। अब ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए इंटू 1 - r की पावर n होल अपॉन 1 - r, जब r लेस देन 1 हो, ठीक है सर। सर अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, लेट से हम हाफ ही ले लें, हाफ लेस देन 1 है, सही बात है। आर स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी 1 से, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, जो और छोटा हो जाएगा 1 से। आर क्यूब की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, बिल्कुल सर, 1/2 का होल क्यूब निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा, जो कि और छोटा हो जाएगा। आर की पावर 4 निकालेंगे तो और छोटा हो जाएगा। आर की पावर इंफाइनाइट कर देगा, तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, छोटा होते 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 जीरो के पास पहुंच जाएगा। देखो 1/2 की पावर इंफाइनाइट लिखोगे, मतलब 1 अपॉन वेरी बिग नंबर, तो ये चीज लगभग जीरो हो जाएगी, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है। एस इनफाइनाइट जब हम निकालते हैं, तो ऊपर सिर्फ ए बचता है और 1 - r। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज होता रहता है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना था, एस इनफाइनाइट, इस वाले क्वेश्चन में एस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 - r। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 4 है, आर की वैल्यू हाफ, 4/1 - हाफ, तो हमारे पास 4/हाफ मतलब 8 आ जाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर। पक्का। यस सर, पक्का। हाँ, पक्का सर। पक्का। यस सर। अच्छा, एक सेकेंड।
फिर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो इतनी चीज, बोलो यार, बोलो भाई। आ गया सर, समझ श्योर? में। हाँ, श्योर सर। श्योर है, श्योर चलो। सर। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ये 1 मीटर, ठीक। ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, ये 16 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा है, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू रखा है, यहाँ प्लस क्यू रखा है, यहाँ माइनस क्यू रखा है एंड सो ऑन। पहले क्वेश्चन में सब में प्लस क्यू रख देते हैं थोड़ी, ठीक है। ठीक। क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। ये ऑलरेडी सिंगेज का सवाल है, करो। ओ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आप। सर अगर इंफिनिटी पे हुआ तो जीरो आएगा। क्या? अगर इंफिनिटी पे निकालना हो तो वो जीरो आएगा। इन्फिनिटी पे? यस सर। इन्फिनिटी पे जीरो नहीं आएगा बेटा, ये इनफाइनाइट तक चार्जेस है ना। जिस पॉइंट के ऊपर बोला है निकालने, उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक चार्ज है, ये चलता जा रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है। इनफाइनाइट चार्जेस, इतने ही चार्जेस नहीं है। ओके। हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसको नहीं पता, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई आर। बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, सबसे पहले इस वाले चार्ज की वजह से, पहले की वजह से क्या लिखोगे? के इंटू क्यू, इसका चार्ज, बाई आर। आर मतलब ओ से इस चार्ज की दूरी कितनी है? 1। प्लस सेकेंड वाले की वजह से कितना होगा? के इंटू क्यू बाई इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 2। प्लस थर्ड वाले का के इंटू क्यू बाई थर्ड वाले की दूरी कितनी हो जाएगी? 4। नेक्स्ट वाले की दूरी में कितना हो जाएगा? के इंटू क्यू बाई 8। अगला वाला क्या हो जाएगा? के क्यू बाई 16 एंड दिस इज अप टू इनफाइनाइट। अब यहां से आप क्या करोगे? के क्यू बाहर निकाल दोगे, अंदर क्या बचा? 1+1/2 +1/4 +1/8 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 है, क्लियरली दिख रहा। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, के क्यू तो बाहर आएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है? पहला टर्म ए अपॉन 1 माइनस आर, के क्यू। ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू है 1, 1 - 1/2। ये क्या हो जाएगा? 2 के क्यू हो जाएगा कि नहीं, बताओ? ठीक है। 1/1 - 1/2 कैसे सॉल्व करोगे? सर 1/1/2 बन जाएगा, और फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा। देख लो भाई। समझ आया कि नहीं आया दोनों बच्चों को? ऐसा यूज होता है जीपी का फिजिक्स में। बताओ, बोलो बेटा। यस सर। अच्छा, एक और सवाल चलो। अब सेम क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए।
एट ए नहीं, एट ओ सॉरी, सेम क्वेश्चन। अब कैसे लिखोगे, वी ओ कैसे लिखोगे, के इंटू यहाँ पे चार्ज क्या है क्यू अपॉन पहला वाले का वन, फर्स्ट की वजह से लिखा, प्लस के इंटू अगला चार्ज क्या है माइनस क्यू है अपॉन टू, नेक्स्ट चार्ज क्या हो जाएगा के इंटू क्यू अपॉन फोर, अगला क्या हो जाएगा के इंटू माइनस क्यू अपॉन एट एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यहां से के क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा देखो, वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एट अप टू इनफाइनाइट, ये बचा क्या देखो, ये बचा। अब यहां इनके बीच का कॉमन रेशियो निकालने अगर आपसे कोई बोले तो आप क्या बोलोगे, वन एस वन अपॉन टू अपॉन वन, मतलब माइनस वन अपॉन टू बोलोगे कि नहीं। इनके बीच का कॉमन रेशियो निकालने कोई बोलेगा तो आप क्या करोगे, वन अपॉन फोर अपॉन माइनस वन अपॉन टू, तो क्या ये माइनस वन अपॉन टू बचेगा कि नहीं। तो कॉमन रेशियो बेटा क्या मिल गया, माइनस वन अपॉन टू। फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी का, ए वन है, तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा फिर, वीओ कितना मिलेगा, के क्यू तो बाहर था, अंदर क्या हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, के क्यू, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है वन है, वन माइनस आर की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, तो के क्यू वन अपॉन ये हो जाएगा थ्री बाई टू, कैसे वन माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, वन प्लस हाफ होता है थ्री बाई टू, तो के क्यू अपॉन थ्री बाई टू, ये क्या आ जाएगा टू के क्यू बाई थ्री। देख लो भाई, इस तरीके से फिजिक्स में फॉर्मूलों का यूज होता है। बोलो भाई, समझ आया बेटा, बताओ समझ आया कि नहीं। आ गया सर। हाँ, आ गया सर। पक्का। आ गया सर समझ में। तो ये सब पक्का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें क्या है, अगर आपसे बोला जाए ए आर स्क्वायर ऐसे करके एक जीपी है, ठीक है, आर लेस देन वन है, ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज यही है। वैसे आपको पूरा जितना मैंने आपको जीपी पढ़ाया उतना पूरा आपको आना चाहिए, पर उतना नहीं भी आता तो ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो मेनली यूज होता है, मेनली यही एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। पक्का। यस सर। अब अब हमको क्या पढ़ना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अभी 9 10:30 हुआ है, हम लोग 11 बजे तक पढ़ेंगे, 11 बजे बंद कर देंगे क्लास, ठीक है। एपीजीपी समझ में आ गया बेटा, दोनों बच्चों को। अनुष्का, अनुष्का बेटा एपीजीपी समझ में आ गया। अच्छा कोई एक बच्चे को डाउट आया, एक बार डाउट आया कि अगर ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसमें अगर हम इनफाइनाइट निकालें तो क्या होगा सर, एस इनफाइनाइट क्या होगा, एक बच्चे को डाउट आया कि इस वाले जीपी में अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालें तो क्या होगा।
मैंने बोला उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टर्म बढ़ती जा रही है, तो इनफाइनाइट टर्म्स तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो उन इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगा। बोलो। अगर जीपी इंक्रीजिंग है, मतलब आर की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। बट जब आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तब इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आएगा। यहां पे आप देखो इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फाइनाइट सम। बोलो बोलो। यस सर, आपने बताया था ये। हाँ, सर आपने बताया तो जब आर की था वैल्यू लेस ये। देन 1 है, तब इनफाइनाइट टर्म्स का एक फाइनाइट टर्म को आंसर मिल रहा है। कि यहां पर जैसे इस एग्जांपल में ये इनफाइनाइट टर्म्स का एक फाइनाइट आंसर हमको 8 मिला, कि इन इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें 8 मिलेगा। तो ये मीनिंगफुल है। ठीक है, इनफाइनाइट कोई क्वांटिटी है, उसको ऐड करके 8 मिल गया। जैसे यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स थी, उसका सम हमको 2 मिल गया। यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स का सम 2/3 मिल गया। तो वो एक मीनिंगफुल डिफाइनेबल क्वालिटी है, क्वांटिटी है। यहाँ इंक्रीजिंग जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये कभी यूज नहीं होता फिजिक्स में। क्योंकि अगर आपने बोला कि नेट फोर्स कितना होगा, इनफाइनाइट, तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है बची, उसकी बात कुछ कैलकुलेशन करना, कुछ प्रिडिक्शन की बात ही नहीं होगी। बात समझ रहे हो? तो मेनली ये वाला ही चीज आपका यूज होता है, ये वाला चीज। इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड पे ये लिख दिया कि ये वाला चीज मेनली यूज होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलो यार। अनुष्का, मुंह पे बेटा अगर पट्टी बांध के बैठोगे ना, इस जन्म में नहीं सीख पाओगे फिजिक्स, और नीट तो भूल जाना एकदम। ठीक है, अगर आप में ये कैपेसिटी नहीं है कि आप बोल पाए क्लास में और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, तो नीट इज अ वेरी टफ एग्जाम बेटा, रियली। क्योंकि आप हमेशा डिलेमा में रहोगे, समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या आया, पेन नहीं चलाओगे अगर तो, और मुंह से नहीं बोलोगे तो। ठीक है, और जूम पे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है बेटा, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लोग आपको जबरदस्ती करके पकड़ के नहीं ला सकते क्लास में। क्लास में आपको खुद आना पड़ेगा। अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई, है ना। दूसरा, क्लास में पार्टिसिपेट आपको खुद करना पड़ेगा। एक लिमिट के बाद आपका मुंह पकड़ के हम क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा सामने होता है, तो बच्चे को थोड़ा ये रहता है कि अरे यार बाकी लोग भी कर रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन है भाई मामला, अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो आपको हम जबरदस्ती नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। सर मैं खाना खा रही थी। अब 2 पॉइंट है भाई। ठीक है, x1 y1। ठीक है, और ये पॉइंट है x2 y2। ठीक, अब कुछ बातें इसमें ऐसी होंगी जिनका ज्यादा यूज नहीं होता, पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए। अब हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इनको m/n रेशियो में क्या करे, डिवाइड करे। कैसा डिवीजन है ये? इंटरनल डिवीजन है, राइट। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम बोल दें x, y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? m को इससे मल्टीप्लाई करो, mx2, प्लस n को इससे मल्टीप्लाई करो, nx1, होल अपॉन m प्लस n। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, m को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, n को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो। अगर ये बात समझ में आ गई, तो अब आप देखते हैं एक क्वेश्चन। ये मान लेते हैं ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है -10, 7, और ये पॉइंट है लेट से 22, 4। अब आपको 2, 3
रेशियो में इंटरनल डिवीजन हो ऐसा पॉइंट बताना है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो आपको बताना है फाइंड पॉइंट पी। क्या कह रहे हैं? तो बहुत ही आसान है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो आप एक्स को कैसे लिखोगे? एक्स इज इक्वल्स टू, टू को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, थ्री को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, 2 × 22 प्लस 3 × -10 होल अपॉन 2 + 3, कितना आ जाएगा? 44 - 30/5। ये कितना आ जाएगा? 24/5, सॉरी 14/5 हो रहा है ये। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके वाई कोऑर्डिनेट से, और 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके वाई कोऑर्डिनेट से, होल अपॉन 2 + 3। तो ये कितना आ जाएगा? 8 + 21/5, 29/5। तो ये पॉइंट हमको मिल गया 14/5, 29/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा हो तो, ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपका पॉइंट P है। ठीक, और ये आपको m/n में इस लाइन को ऐसे डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो m और ये रेशियो n। ठीक है, ये m, ये है। आप अगेन वही काम करोगे जो अभी आपने किया था, m को आप अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, n को आप उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करोगे। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, तो x को आप कैसे लिखोगे? x इज इक्वल्स टू mx2 - nxy। एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल डिवीजन। पिछले वाले केस में क्या था? इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आ जाता है, और m - n, my2 - ny1 होल अपॉन m - n। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पॉइंट आपका है 10,7, तो ये पॉइंट आपका कहीं पे है 0,0। अब आप बोल रहे हो कि इसको डिवाइड करना है किसी पॉइंट से P से इन रेशियो 2:1। ठीक है, ये आपका होना चाहिए 2, और ये आपका होना चाहिए 1। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल देते हैं? x, y।
तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। फिर हमने क्या बोला, अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 को आप इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को आप इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × 0, ठीक है, एक्स निकाल रहा हूं, 2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, माइनस 10 × 1 होल अपॉन 2 - 1, तो -10/1, तो -10 आ गया। अब आप वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, 2 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट -1 × 7 होल अपॉन 2 - 1, ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -10, -7। देख लो भाई, आ रहा है समझ में सब्जिता? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हम्म। यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, सर धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही थी इसलिए। बोलते तो जाओ भाई। आया समझ, आगे बढ़े, बोलो। आगे सर। यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब अपन ने ये पढ़ लिया। हाँ, अब एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका यूज होता नहीं कहीं पर किताबों में दिया है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, ठीक है, x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट क्या है, x2 y2 z2, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है d, ये कितना होगा, ये d कितना होगा, सही, d होगा √ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। और इसका प्रूफ भी मैंने करके दिखाया था क्लास में, याद है? वो डायग्राम बनाया था, 3D डायग्राम, याद है? यस सर, बनाया था। यस सर। तो अगर आपको टाइम जैसे लग कोई गया। बोल दे, कोई क्वेश्चन, क्या बोल दे कि भाई ये, लेट अस सपोज 4, 7 और 3, 2 के बीच का डिस्टेंस बताओ डी। अब यहाँ पर परेशान नहीं होना, यहाँ Z1 Z2 नहीं है तो दोनों को 0 ले लोगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 - 3 का होल स्क्वायर +7 - 2 का होल स्क्वायर +0 - 0 का होल स्क्वायर। Z1 Z2 नहीं है तो 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, √26, राइट? ठीक है, इसका कोई खासा यूज होता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बोलो। यस सर। और क्या क्या पढ़ा था बताओ, फटाफट फटाफट, आज खत्म कर देंगे इसको।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी हमने, ये बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के क्वाड्रेटिक। लिए, एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, दो दो चीजें चाहिए, दो इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। एक मैंने बताया था स्लोप चाहिए, और एक मैंने बताया था एक कोई भी एक पॉइंट चाहिए। स्लोप को एम से दिखाते हैं, राइट। अगर आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है जिससे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है x1, y1, तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिफाइन कर सकते हो। लेट अस से ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है और इसकी स्लोप क्या है, m है, और ये लेट से x1, y1 से डिफाइन जारी है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स, राइट। बोलो। राइट सर। फिर ये सब कोई काम का नहीं, मेन काम का क्या है, मेन काम की चीज मैं याद दिला देता हूँ। फिर मैंने बोला था ये जो स्लोप होती है ये कैसे डिफाइन करते हैं, टेन थीटा से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेन काम की चीज ये है, ये जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इससे एंगल थीटा निकाल लेते हैं, तो स्लोप क्या होती है, टेन थीटा के बराबर होती है, राइट। फिर मैंने बताया था जब थीटा का वैल्यू 90 से कम हो तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये मेन काम की चीज है जो हमारे सब्जेक्ट में काम ज्यादा आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शायद ही आपको कहीं निकालना पड़े, राइट। बोलो। यस सर। तो ये आपके पास जैसे ये मान लो ऐसा है, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। अब मैं बोलूं कि अलग अलग पॉइंट पे बताओ स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये हमारे काम का है क्योंकि ये यूज होता है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपली आप यहां से एक टेंजेंट बना दोगे ऐसे ए पॉइंट पे, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। और आप देखोगे ये एंगल क्या है, 90 से कम है, ठीक है, तो इसकी स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। फिर आप बी पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे, ये देखो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसकी स्लोप क्या हो गई, जीरो। टेन थीटा होता है ना स्लोप, टेन जीरो की वैल्यू जीरो। फिर आप यहाँ टेंजेंट बना दोगे ऐसे, और जब आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नापते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नापोगे थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ देखो 90 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ का स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर सिमिलर फॉर्म में डी पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। ई पॉइंट पे आप फिर से टेंजेंट बनाओगे ऐसे, और आप यहाँ पर देखोगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, 90 से छोटा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड फाइनली एफ पॉइंट पे आप जब देखोगे तो ये एंगल 90 से बड़ा बना रहा है, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मेनली आपका यही स्लोप आपके आइडेंटिफिकेशन ही यूज होगा, इसके अलावा कुछ अगर यूज हुआ तो फिर हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, वैसे तो हमने डिटेल लेक्चर में बता दिया है, पर हम फिर वहां पे एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे अगर कोई और चीज जरूरत पड़ी तो। देख लो। सर पैराबोला भी करना है। हाँ पैराबोला। हाँ, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में इतना ही चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज जो थोड़ी सी यूज होती है वो है पैराबोला, ठीक। पैराबोला की पहचान क्या है, एक वेरिएबल की मैक्स पावर 2 और दूसरे की मैक्स पावर 1, ये पैराबोला की पहचान है, ठीक है।
तो अगर आपसे कोई बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर क्या है 2, पर x की मैक्सिमम पावर क्या है 1। ठीक है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, तो ये क्या है, एक पैराबोला। एक की मैक्सिमम पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल की 1। कोई आपसे बोल दे सर x इज इक्वल टू 4ay, अब यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 2, y की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये भी क्या है, एक पैराबोला। कोई आपसे बोल दे y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 2, अब यहां पर आप पहचानो x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 और y की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये भी क्या है, एक पैराबोला। अगर आपसे कोई बोल दे कि x इज इक्वल टू 4y² प्लस 3x प्लस 2, अब ये क्या है, आप बोलोगे सर y की मैक्सिमम पावर है 2, x की मैक्सिमम पावर है 1। देखो हमको इस वाले टर्म से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये y लिख दो इसको, हमको इस टर्म से कोई लफड़ा नहीं, हमको मैक्सिमम पावर देखनी। x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, यहाँ y की मैक्सिमम पावर क्या है 2, और जो दूसरा वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैराबोला। ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलो। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात करते हो, है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। ठीक है, अब अगर पैराबोला का शेप ऐसा है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक, अगर पैराबोला का शेप ऐसा है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² इज इक्वल टू -4ax। अब कैसे सर, ये हमको एक्सप्लेन करो थोड़ा। चलो बताते हैं। यहाँ पे कुछ एक x की वैल्यू पुट करो, लेट्स से 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, y² इज इक्वल टू 4a मिलेगा कि नहीं। यहां से y की वैल्यू आप निकालोगे तो प्लस माइनस √4a मिलेगा कि नहीं। मतलब एक x पे दो y की वैल्यू मिल रही, मतलब जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की है तो हमको y की वैल्यू +√4a भी मिल रही है और -√4a भी मिल रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, y² इज इक्वल टू 4a इंटू -1, मतलब y² इज इक्वल टू -4a मिल जाएगा। अब यहां से y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि आप y रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव साइड में ग्राफ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइड में ग्राफ है, और एक x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू मौजूद है। तो देखो यहां पर एक x की वैल्यू के लिए, देखो एक x की वैल्यू के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए दो y की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, बताओ। ये देखो ऐसा ग्राफ बन गया, बताओ। यस सर, पॉसिबल है। अब सेम चीज यहां सोचो, पुट x इज इक्वल टू -1, तो आपको क्या मिलेगा, y² इज इक्वल टू -4a इंटू -1, मतलब 4a, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, √ प्लस -4a मिल जाएगी कि नहीं, बोलो। तो जब हम x की वैल्यू -1 डालेंगे, x की वैल्यू जब हम -1 डालेंगे तो हमको दो वैल्यू मिलेंगी, एक +√4a और एक -√4a, नेगेटिव डालेंगे जब। अब अगर हम पुट कर देंगे कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, y² इज इक्वल टू -4ax, बोलो। तो y² इज इक्वल टू -4a, सर किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब नो y की वैल्यू पॉसिबल, मतलब पॉजिटिव साइड में ये ग्राफ नहीं होगा, तो ग्राफ का शेप ऐसा होगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पका दिया है मास्टर ने, गंदा मास्टर। ये बोल रहे हो ना मन में? नहीं सर, पल्ले पड़ गया। नहीं नहीं, हमको तो पता है, यही बोल रहे हो, गंदा मास्टर है ये तो, पका दिया एकदम से हमको।
है ना? नहीं सर। हम्म, नहीं सर। पक्का? पक्का मनी मन में सर। गाली तो नहीं दे रहे हो? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। अच्छा। अब आपसे कोई बोले फिर से, ठीक है, अब बोले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। चेक करके देखो क्या मैंने सही ग्राफ बनाए हैं। अब आप बताओ कैसे चेक करेंगे, कैसे सोचेंगे, बताओ क्या ये ग्राफ सही है? बोलो। सही है सर। कैसे पता? फिर सलीम सर ने सिखाया था इसलिए। अरे हट, पुट y इज इक्वल टू 1। अरे यार, जैसे एक बार आपको सिखाया वैसे दूसरी बार दिमाग लगाया करो ना खुद से। यहां पे हमने क्या पुट किया था, x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 4a के साथ x था। अब यहाँ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बचेगा कि नहीं? x की वैल्यू आपको प्लस माइनस अंडर रूट 4a मिलेगी कि नहीं? मतलब y की वैल्यू जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमको दो वैल्यू मिल रही है, प्लस अंडर रूट 4a मिल रहा है और माइनस अंडर रूट 4a मिल रहा है। बताओ, देखो चेक करो, यहां पर देखो जरा, क्या 1 हम डालें, अगर हम यहां पर y इज इक्वल टू 1 डालें तो क्या हमको ये दो वैल्यू नहीं मिल रही x की? देखो, दो वैल्यू नहीं मिल रही, दो बार वैल्यू नहीं मिल रही x की, ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे। यहाँ x की वैल्यू अंडर रूट 4a मिलेगी और यहाँ x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 4a मिलेगी। तो ये ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला। बताओ। यस सर। अच्छा, अब नीचे वाले पोर्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू -1 पुट कर दोगे। भाई नेगेटिव साइड में पैराबोला रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ग्राफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये कैसे चेक करोगे? यहाँ की एक वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पुट करो जरा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बन जाएगा कि नहीं? बताओ सर, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हाँ, नेगेटिव साइड में कोई ग्राफ नहीं रहेगा। बताओ। यस सर। अब इसको चेक करना, नेक्स्ट वाले को चेक करना, तो अब यहाँ क्या कर दोगे, पुट y इज इक्वल टू -1 करके देखो जरा, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, और y की जगह आपने -1 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा, +4a बन जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस करके +4a। तो x की वैल्यू आपको प्लस माइनस अंडर रूट 4a मिल गई कि नहीं? बताओ। अब आपने जब यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 पुट किया है, ये y इज इक्वल टू -1 पुट किया है, तो आपको x की दो वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही? बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बताओ, प्लस अंडर रूट 4a पे और माइनस अंडर रूट 4a पे। बोलो। यस सर। अच्छा, अब आपको ये वाला ग्राफ पॉजिटिव में रहेगा कि नहीं रहेगा ये चेक करना है, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 पुट करके देख लेंगे, पुट y इक्वल टू 1, राइट, y इक्वल टू 1 पुट करके देख लेंगे, तो पुट करो जरा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू -4। 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a बन गया, तो यहां से x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देख लो भाई, लॉजिकली सोचो ना, कोई चीज रटने वाली थोड़ी है, या तो लॉजिक से सोच रहे हैं ना, तब तो लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, कि ऊपर ग्राफ क्यों नहीं बनाया, नीचे ग्राफ क्यों बनाया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ग्राफ क्यों बनाया, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ क्यों बनाया, उसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं। ये बात समझे कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ, यस सर, समझ गई। अच्छा समझ गए हो तो प्लॉट करो जरा, प्लॉट।
ठीक है, और अगली स्लाइड पे इन दोनों को प्लॉट करो जरा, पहले इसको करो। अब समझ आया कि नहीं आया? सलीम सर जो पढ़ा रहे हो वो समझ आ रहा है पूरा? सर मैंने बेसिक मैथ्स के बाद पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं अब पढ़ा? स्टार्ट किया। फिर वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। वाईफाई भी नहीं था। तो बेसिक मैथ समझ में आया? यस सर। ये सब चीज समझ में आई जो मैं बकवास कर रहा हूँ ये सब? यस सर। ऐसे ही पढ़ा है उन्होंने भी? नहीं सर, वो मतलब ट्रिक्स ज्यादा बताते हैं। अच्छा। तो अब देखो, पहले तो ये बताओ इसका पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा कि ऊपर नीचे वाला होगा, बताओ। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो इसका पैराबोला होगा कैसा। सर ऊपर। हाँ अब देखो समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये तो हमने लॉजिक आपको बताया था। अब ध्यान से देखो, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है। यहां एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है। ठीक। यहां देखो, यहां y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये देखो पॉजिटिव y की तरफ खुल रहा है, ऐसा पैराबोला। यहां देखो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y की तरफ खुल रहा है। राइट? बोलो। ठीक है, ये बात समझे? ये नेगेटिव y की तरफ खुल रहा है, ये बात समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, जिसकी पावर 1 है उस एक्सिस के अलोंग खुल रहा है। यहाँ x की पावर 1 है तो x एक्सिस के अलोंग खुल रहा है, और यहाँ y की पावर 1 है तो y के अलोंग खुल रहा है। यहां पर देखो जरा, y की पावर 1 है तो ये y के अलोंग खुलेगा, ऐसे पहचानते हैं। ठीक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड रहेगा, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, y प्लस वाई के अलोंग खुलेगा और अपवर्ड रहेगा। राइट? अब ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, उसके लिए y की वैल्यू 0 पुट करोगे। ठीक है, इसको आप तोड़ दोगे। ये तोड़ना आता है आपको? आपका यहां पर x इज इक्वल टू 1,2, इन दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये एक्स एक्स को कट कर रहा है। x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 आता है। पे ये कट कर रहा है, और ये कैसा है, अपवर्ड है। तो क्या ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा? देख लो भाई, ऐसा। ये वाला पॉइंट, ये मिनिमा वाला पॉइंट है कि नहीं इसका, बताओ। पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक रहता है तो मिनिमा वाला पॉइंट क्या होगा, हमेशा इसके बीच का पॉइंट होगा।
इनके बीच का पॉइंट 1 और 2 के बीच का पॉइंट क्या होता है 3/2। यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए एक्स की वैल्यू 3/2 यहाँ पुट कर दो, तो वाई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो गया 9/4 -9/2 +2, ये कितना हो जाएगा -9/4, ठीक है, +2, -1/4 आ रहा है क्या, देखो लो भाई, बोलो। अच्छा सर ये वाला पॉइंट का क्या होगा, वाई एक्सिस पे कहाँ कट किया, वाई एक्सिस पे कहाँ कट किया, ये निकालने के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगी। एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और जहां वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, खत्म। तो जब हमें निकालना था एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया तो हमने इसमें वाई को 0 पुट कर दिया, जब हमें निकालना था इसने वाई को कहाँ कट किया तो वो निकालने के लिए एक्स को 0 पुट कर दिया। देख लो भाई, पूरा इसका पीएचडी कर दिया, मिनिमम वैल्यू निकाल दिया, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा ये निकाल दिया, एक्सेस को कहाँ कट कर रहा वो निकाल दिया, वाई एक्सेस को कहाँ कट कर रहा वो निकाल दिया, पैराबोला का शेप कैसा होगा वो बता दिया, सब बता दिया। बोलो, 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 बोलो भाई, अब ये वाला, ठीक, अब ध्यान से देखो, जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग खुलेगा, एक्स एक्सेस के अलोंग ये पैराबोला खुलेगा, और कैसा खुलेगा, प्लस एक्स की तरफ खुलेगा कि माइनस एक्स की तरफ खुलेगा, ये कैसे पता चलता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देख के, ये तो था, सॉरी सॉरी सॉरी, जिसके पावर 1 है उसके अलोंग खुलेगा और उसका कोफिशिएंट देख के, राइट। तो यहां पर पावर 1 किसकी है, एक्स की, ठीक, तो एक्स के अलोंग खुलेगा, पावर 1 किसकी है एक्स की, तो एक्स के अलोंग खुलेगा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है प्लस है, तो पॉजिटिव एक्स के अलोंग खुलेगा, ऐसा कुछ शेप होगा, राइट। पर हमें अभी चेक करना पड़ेगा क्या ये वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कट करने के लिए हमको क्या करना पड़े, पुट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा वाई एक्सिस कहीं कट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये 7y होगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आपको 3 मिल गई, 3 और y की वैल्यू 4 पे कट करेगा, और ग्राफ पॉजिटिव एक्सेस से रहेगा, तो ये आपका ऐसा पैराबोला मिल गया, ऐसा। अब आपको ये वाला पॉइंट पुट करना कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट के लिए आप क्या पुट करोगे, पुट y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करो, आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू 12, एक्स एक्सिस को कहाँ पुट कर रहा है 12,0। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसका मिड पॉइंट, 4 और 3 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा सर, 7/2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/2,
ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू 7/2 यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 7/2 मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पुट करके मिल जाएगी। तो ये अपने पास हो जाएगा 7/2 49/4। ये कितना आ जाएगा, -49/4 प्लस 12 -1/4 आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट भी हम बता सकते हैं। इस तरीके से हम पैराबोला को प्लॉट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारा पास पैराबोला आ गया। पैराबोला का शेप हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, खत्म, दैट्स इट। ठीक, आखिरी है एलिप्स। एलिप्स, एलिप्स ऐसा शेप का होता है बेटा। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसकी ये मेजर डायमीटर कह लो इसको। ठीक है, इसको आप कह लो मेजर डायमीटर D1, और इसको आप कह लो माइनर डायमीटर D2। ठीक, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, है ना। जैसे हमारा प्लैनेट है, प्लानिटरी सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा, एक फोकस पे सन बैठा हुआ है यहाँ पर, और फिर अर्थ क्या हो रही है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, इलिप्टिकल पाथ। ठीक, लाइक दिस। इस इलिप्स का एरिया, इलिप्टिकल शेप का जो एरिया है, उसका फॉर्मूला होता है π/4 इंटू बड़ा वाला डायमीटर इंटू छोटा वाला डायमीटर। ये एक फॉर्मूला है जो हमारे काम आता है, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है। इससे ज्यादा इलिप्स की कोई नीट की फिजिक्स के लिए नहीं। ठीक है, नीट की फिजिक्स के लिए इससे ज्यादा आपको नीड नहीं। ठीक है भाई, हाइपरबोला की आपको कोई नीड नहीं है, हाइपरबोला की आपको कोई जरूरत नहीं होती पढ़ने की। आपको सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन थोड़ा समझ में आनी चाहिए, थोड़ा एलिप्स आना चाहिए, बस खत्म। थोड़ा बहुत सर्किल का बेसिक, की सर्किल का एक सेंटर होता है, उसकी एक रेडियस होती है, दैट्स इट। ठीक है भाई, इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। मेरे हिसाब से बेसिक मैथ खत्म हो गया, अगले क्लास में हम वेक्टर पे जाएंगे। टाटा, बाय बाय।